हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ये हमारा डे 2 है एसएससी जेईई क्रैश कोर्स का, जो कि 90 डेज़ के लिए होने वाला है। तो आई होप कि आपने डे 1 अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। जीके, जीएस, रीजनिंग और टेक्निकल के मैंने जो भी वीडियोज़ डाले हैं, वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, उनके नोट्स बना लिए होंगे और आई होप कि आपने उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व किए होंगे। और अगर नहीं किए तो आप प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि एक मतलब धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, अगर आप पीछे थोड़ा-थोड़ा काम छोड़ेंगे, तो कहीं न कहीं वो चल के एक टाइम पे बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा आपके लिए और आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है सिलेबस का इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप उस जो भी आपके रिमेनिंग वर्क्स हैं, उन्हें साथ ही साथ पैरेलली ख़त्म करते चलें, जिससे कि आपको आगे चल के किसी तरह का बर्डन ना हो। तो मेक श्योर करें कि आप सभी अपने जो भी रिमेनिंग वर्क्स हैं, उन्हें कंप्लीट कर लें। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है और धीरे-धीरे करके अभी कुछ ही दिनों में हमारे पास मतलब एक बहुत बड़ा सिलेबस है कवर करने के लिए और जल्दी हम उसे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में मेक श्योर करें कि आप एंड तक बने रहें, क्योंकि इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और इससे पहले वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में पिछले दिन हमने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लगभग आधी चीज़ों को पढ़ लिया है, बस ट्रांजिशन कर्व बचा है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हमने पूरा पढ़ा, इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार मतलब आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। ये मैंने आपको इसका इंट्रो दिया था, लेकिन मैं फिर भी आपको एक छोटा-सा बता देता हूँ कि क्या होता है। तो ट्रांजिशन कर्व जो होता है, वो एक इस तरह का कर्व होता है, जिसके रेडियस जो होती है वो वेरिएबल होती है। इसकी रेडियस 0 टू इन्फिनिटी तक वैरी करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं रेडियस वेरीज विथ 0 टू इन्फिनिटी। और इसे हम यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रेट रोड को सर्कुलर पाथ तक जोड़ने के लिए। यानी मान लीजिए अगर ये कोई अगर आप किसी भी रोड में कर्व दे रहे हैं, मोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा कि मान लीजिए आपको ये रोड है, आपको इस रोड को इस डायरेक्शन में मोड़ना है, तो आप ऐसे डायरेक्ट तो ऐसे करके ऐसे मोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर तो मोड़ नहीं सकते। आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्कुलर पाथ तो देना होगा। तो इस सर्कुलर पाथ को, ये सर्कुलर पाथ जो होगा, इसका एक डेफिनिट रेडियस होगा, जो कि होगा आर। और हम सभी को पता है कि ये स्ट्रेट रोड है और इसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इस इन्फिनिटी से आर तक लाने के लिए हमें जिस मतलब कर्व की ज़रूरत पड़ेगी, हम जो पाथ देंगे उसे ही ट्रांजिशन कर्व कहते हैं, जो क्या करेगा, जो इस इन्फिनिटी को आर पर लाकर ख़त्म कर देगा। मतलब ये जो है आर जो इन्फिनिटी रेडियस है, इसे ये आर तक एक डिफिनिट रेडियस आर पर लाएगा और फिर हम यहाँ पे अपना आसानी से जो हमारा सर्कुलर कर्व है उसे हम प्रोवाइड कर देंगे। और फिर यहाँ से आर के बाद ये स्ट्रेट रोड बनाने के लिए हमें यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व देना होगा और यहाँ पे हम ट्रांजिशन कर्व देंगे तो ये आर से फिर से रेडियस जो है इसका ये फाइनाइट हो जाएगा। और इसके अगर हम और बात करें तो ये जो है सडन जर्क्स को प्रिवेंट करता है। इसके देने से हमें कंफर्टेबिलिटी में भी मतलब फ़ायदा मिलता है। ये सडन जर्क्स को, जितने भी सडन जर्क होते हैं उन्हें प्रिवेंट करता है और कंफर्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। अगर हम बात करें शेप की, तो यहाँ पे एक मतलब ये होता है, ग्राफ होता है, चार्ट होता है, जो आपने देखा होगा कुछ ऐसे करके। ये कुछ ऐसे करके होता है। अभी मैंने यहाँ पे कहीं बनाया नहीं है, लेकिन आई होप ऐसे नहीं, सॉरी, ये जो कर्व है ये ऐसे होता है, हाँ, ये ऐसे। तो ये जो है ये आपका क्यूबिक पैराबोला है, ये जो है ये आपका लेमनिस्केट है और ये जो है ये आपका स्पाइरल है। तो 3 तरह के कुल मिला-जुला के 3 तरह के आपके शेप होते हैं ट्रांजिशन कर्व के, क्यूबिक पैराबोला, स्पाइरल और फिर लेमनिस्केट। जिसमें से अगर हम बात करें तो हाईवे के लिए या फिर आइडियल शेप की अगर हम बात करें, तो जो आइडियल शेप होता है ट्रांजिशन कर्व का, वो स्पाइरल या फिर क्लोथॉइड, स्पाइरल को ही क्लोथॉइड भी कहते हैं, इसे होता है। लेकिन हाईवे में अगर हम बात करें कि हाईवे में हम कौन सा प्रोवाइड करते हैं और रेलवे में कौन सा प्रोवाइड करते हैं, तो हाईवे में हम स्पाइरल या फिर आप क्लोथॉइड जिसे कहते हैं, स्पाइरल या क्लोथॉइड यूज़ करते हैं और रेलवे में क्यूबिक पैराबोला यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें कि लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होगा उस ट्रांजिशन कर्व का, तो इसे हम 3 तरह के मेथड से निकाल सकते हैं। 3 तरह के मेथड्स हैं। पहला मेथड है आईआरसी के द्वारा, जो कि आईआरसी ने रिकमेंड किया है। दूसरा मेथड है बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, कि मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, जब आप मोड़ पे जा रहे हैं तो आपके गाड़ी पे जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उसका चेंज कैसे हो रहा है पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग। तो उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका लेंथ ऑफ कर्व हमें कितना प्रोवाइड करना है।
इसके बाद दूसरा मेथड है बाय रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, कि हम सुपर एलिवेशन का जो रेट है वो हम किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें किस तरह से कितना लेंथ का ट्रांजिशन कर्व चाहिए, ये भी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये टोटल मिला के आपके 3 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पता कर सकते हैं। तो एक एक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला IRC मेथड वाले के बारे में बात करें तो IRC मेथड का जो फॉर्मूला है वो ये है कि L इज इक्वल्स टू 2.7 वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहाँ पे वी जो है आपका किलोमीटर पर आवर में है और आर आपका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और इसका IRC में ने मतलब ये जो है एकदम इम्पेरिकल फार्मूला है, इम्पेरिकल फार्मूला दिया है L इक्वल्स टू 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपको याद कर लेना है, ये आपको काम आएगा आगे चल के और कहीं भी काम आएगा। बेसिक क्वेश्चंस में AE और JEE लेवल के एग्जाम्स में सीधा सीधा डायरेक्टली पूछ लेता है कि IRC मेथड के अकॉर्डिंग आप लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बताइए अगर वेलोसिटी इतना है और रेडियस इतना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे मेथड की बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जो L का वैल्यू होगा वो L का वैल्यू होगा L इज इक्वल टू वी क्यूब अपॉन सी आर। वी क्यूब अपॉन सी आर, यहाँ पे V आपका वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकेंड में है और C जो है C इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 80 मतलब 80 अपॉन 75 प्लस V। यहाँ पे जो V होगा वो किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, और यहाँ पे C का जो यूनिट होता है कई बार ऐसा पूछ लेता है कि C का यूनिट क्या है, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड क्यूब, मीटर पर सेकेंड क्यूब। और ये एक तरह का कांस्टेंट होता है जिसे क्या कहते हैं ये मुझे अभी एकदम याद नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू ये होता है 80 अपॉन 75 प्लस V किलोमीटर पर आवर में होता है V। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वो 0.8 से लेकर 0.5 तक जो है वैरी करता है। अगर इससे नीचे या फिर इससे ऊपर हुआ तो हम अगर मान लीजिए 0.5 से नीचे हुआ तो इसे हम मान लेंगे 0.5 और अगर 0.8 से बड़ा हुआ तो इसे हम 0.8 ही मान लेंगे, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसके बारे में मतलब इस मेथड के बारे में। और अगर हम बात करते हैं दूसरे मेथड अगर हम बात करते हैं अगले मेथड की यानी तीसरे मेथड की जो कि है बाय रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू E W प्लस WE/2 और N। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मतलब इसको अगर मैं एलोबरेट करूँ थोड़ा सा तो E जो है वो वैल्यू है सुपर एलिवेशन का। ठीक है, E जो है सुपर एलिवेशन का वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद W प्लस WE/2, यहाँ पे ये जो है W प्लस WE ये मतलब ये आप एक तरह से पूरा कह सकते हैं कि ये आपका विड्थ बता रहा है। ठीक है, और ये हम W प्लस WE/2 भी लेते हैं और W प्लस WE भी लेते हैं। कब लेते हैं ये हम ऐसा तब लेते हैं जब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सुपर एलिवेशन को दो तरह से ले सकते हैं। एक होता है सुपर एलिवेशन को हम सीधा इनर एज से रोटेट कर दें तो हमें मतलब रोड को जो भी रोड है या तो हम उसे सीधा मतलब इनर एज से रोटेट कर दें जिससे कि हमें जो हमारा सुपर एलिवेशन चाहिए वो मिल जाए, रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन मिल जाए। ठीक है, ये ऐसे करके हम यहाँ से इस मतलब इनर एज के अबाउट उठा सकते हैं। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं दूसरा मेथड कि हम मतलब सेंटर के अबाउट में इसे रोटेट कर दें जिससे कि हमारा जो है सुपर एलिवेशन हमें फिर से मिल जाए। तो ये दो तरह से हम इसे मतलब हम अपने सुपर एलिवेशन को ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे हम इसे सेंटर से रोटेट करेंगे वहाँ पे हमें W प्लस WE/2 लेना है और जहाँ पे हम मतलब अबाउट इनर एजेस रोटेट करेंगे वहाँ पे हमें W प्लस WE लेना है। ये आपको क्वेश्चन में बता रहेगा, इसके लिए आपको किसी भी तरह का वरी नहीं लेना है। ये आपको क्वेश्चन में बताएगा कि किस अबाउट से किस तरह से मतलब सुपर एलिवेशन लिया गया है। और यहाँ पे जो N है, ये जो N है ये आपका बता रहा है ग्रेडियंट, ये आपका ग्रेडियंट बता रहा है कि मतलब स्लोप कैसा है। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा जब आपको बताया जाएगा कि इस मेथड से निकलना है तो वहाँ पे आपका स्लोप दिया जाएगा कि आपका स्लोप कैसा है, आपका सुपर एलिवेशन कितना है और आपका विड्थ ऑफ रोड कितना है। यहाँ पे W जो है विड्थ ऑफ रोड है और WE मतलब जो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग है। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो W प्लस WE है ये विड्थ ऑफ रोड है, कब कर्व पे रोड है क्योंकि हम लोग कर्व पे ही एक्स्ट्रा वाइडनिंग देते हैं। तो W प्लस WE कब होता है, W प्लस WE हम लोग का होता है कर्व पे। तो ये जो है हमारा क्या बोलते हैं कर्व पे जो विड्थ है रोड का वो दिखा रहा है। तो E जो है हमारा सुपर एलिवेशन है, W प्लस WE/2 हमारा विड्थ है रोड का, ये तब है जब सेंटर से हमने रोटेट किया। और W प्लस WE तब होगा जब ये हमने क्या बोलते हैं इनर एजेस से रोटेट किया। और N हमारा स्लोप है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मतलब इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं, थोड़ा सा इस फॉर्म में कर देते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, हमें मतलब एक जो जनरल फार्मूला है जैसे होता है ना कि जनरल वैल्यू है, वो जनरल वैल्यू प्लेन एंड रोलिंग के लिए मतलब ज़्यादातर टाइम में जनरली हमें जो मिलता है स्लोप वो मिलता है 1/150।
बहुत बार ऐसा पूछ भी सकता है फैक्ट में कि कितना लेते हैं, तो 1 in 150 ही लेते हैं। तो हम यहाँ पे n का वैल्यू रख देंगे 150, ठीक है, 1 in n जो होता है, तो यहाँ पे n का वैल्यू रख देंगे 150, और ये जो e w प्लस डब्ल्यू ई बाई 2 या फिर e w प्लस डब्ल्यू ई, इसे हम x लिख देते हैं एक, क्योंकि मतलब इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने से अच्छा है कि हम इसे बस एक टर्म में दिखा दें और इसे हम अपने ध्यान में रखें कि ये क्या है। तो 150x लिख सकते हैं, और हिली एरिया में जो हमारा स्लोप होता है वो 1 in 100 होता है, तो इसे हम 100x लिख सकते हैं हिली एरिया में। तो और x का वैल्यू यहाँ पे w प्लस डब्ल्यू ई बाई 2 इंटू ई है, या फिर w प्लस डब्ल्यू ई इंटू ई हो जाता है अगर आपने मतलब जैसे रोटेट किया हो इसके अकॉर्डिंगली। तो ये 3 मेथड से, इन 3 मेथड को अगर मैं आप कहें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ जगह में आपको एक ये कर देता हूँ, थोड़ा सा मतलब क्लियर कर देता हूँ। तो IRC के हिसाब से 2.7 v स्क्वायर बाई आर, ओके, ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरे मेथड जो कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है क्या कि v क्यूब अपॉन सी आर, वेयर c इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 75 प्लस v, ठीक है। यहाँ पे जो v है वो आपका किलोमीटर पर आवर में है, और इसका जो c का जो वैल्यू है वो 0.5 से 0.8 तक वेरी करता है, ठीक है। और ये जो v है वो आपका मीटर पर सेकंड में है, और यहाँ पे जो c का यूनिट है वो हमारा कितना है, मीटर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद हम बात करें अगर क्या बोलते हैं नेक्स्ट मतलब तीसरे मेथड की, जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग, सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग तो उसका अगर हम बताएं तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, हाँ। तो इसके हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई एन, ठीक है। आप इस तरह से याद रखिए ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई एन, या फिर इसको अगर आपको याद रखना है तो इसका एक बहुत सिंपल सा मैंने ये भी निकाल कर रखा है। इसका सिंपल ये है, आप इसे न्यू से याद रख सकते हैं, क्या, न्यू, न्यू न्यू एन जो है आपका क्या है, एन यहाँ पे आपका स्लोप है, ग्रेडियंट है। ई क्या है आपका, ई है आपका सुपर एलिवेशन, और डब्ल्यू क्या है आपका वाइडनिंग मतलब विड्थ, विड्थ है एट विड्थ एट कर्व है, क्या है, डब्ल्यू जो है वो आपका विड्थ एट कर्व है, कर्व पे विड्थ कितना है। ऑब्वियस सी बात है, कर्व पे हम क्या देते हैं, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्व पे हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग की जरूरत पड़ती है। तो आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और जब मैं PDF आपको प्रोवाइड करूँगा तो आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि ये मुझे पेंसिल से ही करना चाहिए, क्योंकि पेन से ख़राब हो जाएगा तो आपको PDF से ही मिल नहीं पाएगा, कि PDF में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आपसे हम पेंसिल से ही करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप एक बार PDF में चेक कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, और अगर तब भी क्लियर ना हो तो मेरे भाई एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि लेंथ ऑफ, तो ये देखिए तो 3 मेथड हो गए, लेकिन हम ट्रांजिशन कर्व लेंगे कौन सा, है ना, कि लेंगे कौन सा, निकालने के लिए तो हम तीनों ले लेंगे। क्वेश्चन में दिया है तो एक से निकाल लेंगे, अगर कोई बोला है कि IRC से निकालना है तो IRC से निकालना है। लेकिन अगर कहा हो कि तीनों मेथड का हमें फॉर्मूला डाटा दिया हो और बताया हो कि अब बताओ कौन सा लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है उसमें से जो LS मतलब एक मिल L1 L2 और L3, अगर ये 3 मिले हैं तीनों मेथड से अलग अलग, तो इनका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हम ले लेंगे, ठीक है। इनका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसे हम ले लेंगे। अगर हम बात करें शिफ्ट की तो L स्क्वायर अपॉन 24R, ये भी पूछ देता है कि कर्व अगर ये एक मतलब लाइन है और ये कर्व हम यहाँ से अगर खींच दें तो इसमें कितना शिफ्ट होगा, इसके बारे में पूछा है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बाय 24R। अब हम बात करते हैं कि सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है। तो सेटबैक डिस्टेंस, इट इज़ द क्लियरेंस डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे कर्व है, जैसे 1 मिनट रुकिए मैं बताता हूँ, यहाँ से एक कर्व है, ठीक है, ये एक कर्व है, कुछ व्हीकल्स यहाँ से आ रही हैं और कुछ व्हीकल्स यहाँ से भी आ रही हैं, ऑब्वियस बात है, 2 वे व्हीकल, 2 वे रोड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कोई बिल्डिंग बना दूँ, ठीक है, तो सेटबैक डिस्टेंस क्या कहता है कि कम से कम मिनिमम ये कितने दूरी पे हो, कितने दूरी पे मैं ये बिल्डिंग बनाऊं कि जो मेरी विजिबिलिटी है, जो मेरा साइड डिस्टेंस है वो बना रहे, जिससे कि मैं मतलब मेरी व्हीकल जो है वो कोलैप्स ना करे। यानी कि यहाँ से मैं अपने मतलब आने वाले व्हीकल्स को यानी ऑब्स्टिकल्स को क्लियरली देख सकूँ, एडिक्वेट साइड डिस्टेंस मेरा बना रहे, ठीक है, हर यहाँ से हर पॉइंट से। तो इसके लिए हम सेटबैक डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया सेटबैक डिस्टेंस कि वो डिस्टेंस, वो क्लियरेंस डिस्टेंस जो कि रिक्वायर्ड है हमें सेंटर लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व टू एन ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि एक बिल्डिंग है,
to an obstruction on the inner side of the curve to provide adequate side distance। ठीक है, तो ऑब्वियस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कर्व रेजिस्टेंस के बारे में। तो कर्व रेजिस्टेंस में भी जब आप गाड़ी से चल रहे हैं, जब आप व्हीकल चला रहे हैं, तो जब कर्व आता है ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स होता है, कुछ ना कुछ वहाँ पे ट्रैक्टिव फोर्स का क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पे हम वही पता करेंगे कि कितना लॉस होता है, यानी कर्व जो है वो आपके व्हीकल की स्पीड को रेजिस्ट करता है। ठीक है, आपकी स्पीड को रेजिस्ट करता है, तो वो कितना करता है ये हम पता करेंगे इस फॉर्मूला से। तो इसका फॉर्मूला है t माइनस टी कॉस अल्फा, यानी कि यहाँ पे मैंने अच्छा नहीं ड्रॉ किया। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपका व्हीकल है, ठीक है, ये आपका व्हीकल है जो चल रहा है, ठीक है, ये आपका व्हीकल है जो कि चल रहा है। अगर ये क्या बोलते हैं, इसका ट्रैक्टिव फोर्स टी है, ठीक है, टी है, और यहाँ पे कर्व के लिए मैंने इसे अल्फा एंगल से मोड़ा, ठीक है, अल्फा एंगल से टिल्ट किया, तो जो मतलब ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्फा एंगल से टिल्ट किया, तो जो ट्रैक्टिव फोर्स का लॉस होगा वो कितना होगा, वो लॉस होगा टी कॉस अल्फा। कितना होगा, टी कॉस अल्फा, यानी कि हम टी में से टी कॉस अल्फा को अब हटा देंगे, तो इतना जो है हमारे पास अब इतना अब हमारे पास ट्रैक्टिव फोर्स बचा है। ठीक है, और टी कॉस अल्फा हमारा लॉस हुआ है। तो ऐसा एकदम करेक्ट, मतलब डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि बताओ लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स कितना हुआ, तो हम सीधा टी कॉस अल्फा बता देंगे, या फिर बोल जाएगा कि कर्व रेजिस्टेंस कितना है, तो हम टी माइनस टी कॉस अल्फा करके बता देंगे कि इतना हमारे पास अभी बचा है। तो ये सारी चीज़ थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट मतलब होता है राइज और फॉल अलोंग द लेंथ, कि रोड का जो राइज है या फॉल है, कि रोड किस तरह से उठ रही है या फिर दब रही है, चढ़ाव उतार चढ़ाव किस तरह से है रोड पे अलोंग द लेंथ की डायरेक्शन में, तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। और अगर हम इसकी वैल्यूज़ की बात करें एज पर आईआरसी अगर हम वैल्यू की बात करें, तो 3 तरह के टेरेन हो सकते हैं हम लोग के, प्लेन, रोलिंग, हिली और स्टीप। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो मैंने इसके क्या बोलते हैं, वैल्यूज़ को भी बताया कि कब प्लेन होता है, कब रोलिंग होता है, कब हिली होता है और कब स्टीप होता है। तो आई होप आपको पता हो कि 0 to 10 तो प्लेन, 10 to 25 तो रोलिंग, और 25 to 60 तो हिली, या और 60 से ज़्यादा तो स्टीप या माउंटेनियस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होगा। और अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बहुत हम्बल सा रिक्वेस्ट, कि आप प्लीज़ पिछली वीडियो देख लें, जिससे कि आपके हाईवे इंजीनियरिंग जो है, आपकी जो हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, वो इस तरह से क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर हो जाए कि आपको आगे कभी फिर से पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, और आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें। और अब तक मैंने आपको जितना चीज़ समझाया है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ नहीं आया तो आप एक बार कमेंट जरूर से करें, जिससे कि मैं जान सकूँ कि क्या आपको नहीं समझ में आया, और आपको समझा सकूँ, और अपने अंदर और जो कमियां हैं उसे बेहतर कर सकूं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वैल्यूज़ की, तो प्लेन और रोलिंग में, रूलिंग जो वैल्यू है, एक चीज़ ध्यान चाहिए कि रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है। तो रूलिंग ग्रेडियंट का मतलब होता है मैक्सिमम ग्रेडियंट डिजाइनर अटेम्प्ट्स टू डिजाइन द पाथ। ठीक है, मतलब मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना है जो कि डिजाइनर चाहता है कि मैं डिजाइन कर लूँ। और लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है गिवन एट अनअवॉइडेबल सिचुएशन। ये एक ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे हम, मतलब ग्रेडियंट हम अनअवॉइड, जैसे होता है ना कि हम वहाँ पे अवॉइड भी नहीं कर सकते और हमें देना ही देना है, और वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, मतलब कंडीशन सिचुएशन ऐसा है कि हमें देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कब देते हैं, तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हम तब देते हैं जब अडॉप्टेड वेयर रूलिंग ग्रेडियंट रिजल्ट्स इन हाई कटिंग एंड फिलिंग एंड हाई कॉस्ट। मतलब एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हम वहाँ पे देते हैं जहाँ पे अगर हम रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करें तो वहाँ पे हाई कॉस्ट आए, ठीक है, और ज़्यादा कटिंग एंड फिलिंग करना पड़े, तो उसके वजह से हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट करेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, मान लीजिए अगर आपका स्टीप माउंटेन है, ठीक है, स्टीप माउंटेन है, और वहाँ पे आपको रोड बनाना है, तो वहाँ पे अगर आप चाहेंगे कि मैं रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करूँ, तो वहाँ पे आपको कटिंग एंड फिलिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि आप इस रोड को क्या कर सकें, प्लेन कर सकें, है कि नहीं। लेकिन अगर आप एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे हाई कॉस्ट हो जाएगा, इसलिए हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि हमारा कम कटिंग फिलिंग में ही हमारा रोड जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसलिए हम ये होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। चलते हैं इनके वैल्यूज़ पे। ये आपको वैल्यूज़ याद रखनी है, ऐसा स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ लेता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। तो प्लेन एंड रोलिंग में जो आपका रूलिंग ग्रेडियंट होता है वो होता है 3.3%, ठीक है, और प्लेन एंड रोलिंग में जो आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है वो होता है 5%, और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट में जो आपका क्या बोलते हैं वैल्यू होता है वो होता है 6.7%। अगर आप याद करना चाहें तो आप ऐसे याद करें 3.3, 5 और 6.7, ठीक है। उसके बाद आपका हिली आ जाता है 5, 6, 7, उसके बाद 6, 7, 8,
ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बस आपको ये वाला पहला वाला याद करना पड़ेगा 3.3, 5, 6.7, उसके बाद 5 यहाँ से आप जोड़ दीजिए, 5, 6.6, उसके बाद 7 और फिर 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो एट हेयर पिन बैंड, यानी कि जो वहाँ पे बहुत तीव्र मोड़ हो, बहुत शार्प एज हो, शार्प मोड़ हो, तो वहाँ पे हम जो ग्रेडियंट है उसको 2.5% तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये पूछ सकता है कि कितना रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ग्रेड कंपनसेशन एट हॉरिजॉन्टल कर्व। तो जब भी हॉरिजॉन्टल कर्व हम प्रोवाइड करते हैं और अगर कोई क्या बोलते हैं हिली एरिया है और वहाँ पे आप कर्व दे रहे हैं, तो कर्व के साथ ऑब्वियस सी बात है ग्रेडियंट भी होगा। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें ग्रेडियंट को कुछ कम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑफ ट्रैकिंग होता है। हम सभी को पता है कि कर्व पे ऑफ ट्रैकिंग होता है। ठीक है, ट्रैक्टिव फोर्स का लॉस होता है, जिस तो इन सब कारणों की वजह से ट्रैक्टिव फोर्स का लॉस होता है, ऑफ ट्रैकिंग होता है। तो इन सब की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ग्रेडियंट को कम करना पड़ेगा, किस पे, हॉरिजॉन्टल कर्व पे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिडक्शन इन वर्टिकल ग्रेडियंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कर्व विच इज इंटेंडेड टू ऑफसेट द एक्स्ट्रा ट्रैक्टिव फोर्स एफर्ट इन्वॉल्व एट कर्व। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला की बात करें तो मैक्सिमम ऑफ 30+r/r या तो 30+r/r रख लेंगे हम, r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और या फिर 75/r%। और नो ग्रेड कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन ग्रेडियंट इज फ्लैटर देन 4%। यानी कि क्या, कि अगर आपका ग्रेडियंट जो है वो 4% से फ्लैट है तो आपको किसी भी तरह का जो ग्रेड कंपनसेशन है वो नहीं करना। अब बहुत बच्चे होंगे जिनको एक छोटा सा डाउट होता है, क्वेश्चन में ये डाउट फंस सकता है आपको लगा जब आप क्वेश्चन लगाएं कि 4% से फ्लैटर मतलब क्या, कि 4% से बड़ा कि 4% से छोटा। तो इसका मतलब है मेरे भाई 4% से छोटा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रेडियंट इज फ्लैटर देन मतलब कि छोटा। वो इसलिए क्योंकि आप ये इस तरह से देखिए, वो 4% मतलब 1/25। ठीक है, 1/25। अगर आप क्या करेंगे, इस ग्रेडियंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, ग्रेडियंट बढ़ाएंगे, मतलब कि 4 को अगर आप कुछ ऐसा करिए, 4 को अगर आप 5% करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आएगा, तब आपका वैल्यू आएगा 1/20। ठीक है, मतलब कि ये तो और भी क्या बोलते हैं, स्टीप स्लोप हुआ है। जैसा मैंने आपको कल समझाया था कि स्लोप क्या होता है, किस तरह से हम लोग करते हैं, 1/n का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब 1/20, तो ये तो और स्टीप स्लोप हो गया। अगर हम इससे और बढ़ाएं, मतलब अगर हम क्या कहते हैं 7 करें तो ये और भी स्लोप हो जाएगा, 10% करें तो हमारा 1/10 हो जाएगा, और ये तो और भी स्टीप स्लोप है। यानी कि फ्लैटर का मतलब ये तो और स्टीप स्लोप होते जा रहा है, और जहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है मतलब हमें ग्रेड कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इससे छोटे वैल्यू पे जाना पड़ेगा। और यहीं पे अगर हम 1/2 मतलब 2% करें, 2%, तो इसका मतलब क्या है 1/50, जो कि क्या है, इससे क्या बोलते हैं, छोटा स्लोप है। तो ठीक है, ये तो ठीक है, तो मतलब फ्लैटर की तरफ समझा रहे हैं, फ्लैट होते जा रहा है एरिया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे बात करेंगे कभी भी कि 4% से फ्लैटर के बारे में आप बात करेंगे तो 4% से नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं। ठीक है, तो ये, तो अब हम बात करते हैं वर्टिकल कर्व की, कि वर्टिकल कर्व क्या होता है और वर्टिकल कर्व हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसका डिजाइनिंग कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है कि सबमिट कर्व, सबसे पहले हम करते हैं कि वर्टिकल कर्व क्या होता है। तो वर्टिकल कर्व मतलब होता है कि जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई माउंटेन है या फिर कोई हिल है, तो वहाँ पे जो हम कर्व प्रोवाइड करते हैं ऊपर से नीचे जाने के लिए या फिर नीचे से ऊपर जाने के लिए, उसे हम वर्टिकल कर्व कहते हैं। और ये दो तरह का हो सकता है, पहला होता है समिट कर्व और दूसरा होता है हमारा वैली कर्व, दूसरा होता है हमारा ये रहा वैली कर्व। ठीक है, तो दो तरह का कर्व होता है। और आइए इसे हम अगर हम डिफाइन करें कि समिट कर्व क्या होता है, तो समिट कर्व का मतलब होता है कन्वेक्सिटी अपवर्ड, कन्वेक्सिटी सॉरी कन्वेक्सिटी अपवर्ड, यानी कि जो आपका कन्वेक्सिटी है, ये जो चीज़ है कन्वेक्सिटी, देखिए इसे, इस साइड को कन्वेक्सिटी कहते हैं और इस साइड को कॉन्केविटी कहते हैं। तो कन्वेक्सिटी अगर आपका अपवर्ड है तो आपका सबमिट कर्व है। ठीक है, तो सबमिट कर्व है। और यहाँ पे हम जो जनरली प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं पैराबोलिक कर्व। जनरली पैराबोलिक कर्व इज प्रोवाइडेड एज सबमिट कर्व, और इसका जो डिज़ाइन है वो साइड डिस्टेंस पे बेस्ड होता है, यानी टोटली साइड डिस्टेंस पे बेस्ड होता है। और इसमें जो है अगर हम बात करें कि सर्कुलर कर्व प्रोवाइड्स इक्वल साइड डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, जो सर्कुलर कर्व होता है वो हर पॉइंट पे इक्वल साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ रही है। ये सब तो हो गए फैक्ट्स, और कुछ फैक्ट्स और इसके बारे में कि डिज़ाइनिंग क्या, मतलब किस पे बेसिस होता है और क्या होता है ये, इस बारे में। लेकिन हम देखते हैं कि हम लेंथ ऑफ सबमिट कर्व कितना प्रोवाइड करें, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व हम कितना प्रोवाइड करें कि हमारा जो व्हीकल है वो सेफली जो है जो भी कर्व है वर्टिकल कर्व वहाँ पे पास कर सके, ट्रैफिक हमारा किसी भी तरह का वहाँ पे कोलैप्स ना करे।
तो ये जो है दो तरह से कर सकते हैं, पहला SSD गिवन है और दूसरा OSD गिवन है, ठीक है। अगर हमें लेंथ ऑफ सबमिट कर्व निकालना है तो इसे हम दो तरह से निकाल सकते हैं, पहला कि SSD गिवन है और दूसरा कि OSD गिवन है, ठीक है। तो अगर SSD गिवन है तो वहाँ पे जो है, अब इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, SSD भी गिवन है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है, पहला कि L जो है वो बड़ा है SSD से, यानी जो आपका लेंथ है सबमिट कर्व का वो बड़ा है SSD से, ठीक है। तो अगर लेंथ बड़ा है SSD से तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, मतलब अगर आपका लेंथ ऑफ ये आपका सबमिट कर्व का लेंथ है अगर मान लीजिए L और आपका SSD से ये बड़ा है, मतलब आपका SSD कुछ यहीं तक आ रहा है, इसका मतलब कि ये ठीक है, आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूरा दिखेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि L जो है वो छोटा है SSD से, मतलब कि आपका जो L है ये वो छोटा है SSD से, ये आपका अगर SSD है तो आपका जो L है वो छोटा है, मतलब कि आपके पास कर्व बहुत छोटा है, SSD बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके हम मतलब ये दो कंडीशन है और इन दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग फार्मूलाज हैं। तो पहले कंडीशन के लिए जिसमें L हमारा ग्रेटर है SSD के लिए, SSD से, वो है NS²/4.4, NS²/4.4। इसका एक अलग भी फार्मूला आता है जिससे ये डिराइव होकर आया हुआ है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम उतने मतलब ऊपर लेवल तक जाएं। अभी हमें बस ये सब याद कर लीजिए, इसे फॉलो कीजिए और क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, नो डाउट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो ये क्या होगा NS²/4.4, और अगर दूसरे कंडीशन में जहाँ पे L आपका छोटा है SSD से, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे 2S-4.4/n। इसको अगर आपको बस ये वाला याद रखना है NS²/4.4, और अगर इसको आपको लाना है तो आप इस तरह से लाइए कि S पे पावर स्क्वायर है तो आप इसे 2S कर दीजिए और इसे पलट दीजिए 4.4/n, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है, ये तो आप निकाल लेंगे इस तरह से NS²/4.4। और हम बात करें अगर OSD गिवन है, और इसमें भी वो दो केसेस बनते हैं जो अभी हमने बात की है कि एक या तो लेंथ बड़ा हो OSD से या फिर लेंथ छोटा हो OSD से। तो अगर लेंथ बड़ा है OSD से तो यहाँ पे हम करेंगे NS²/9.6, NS²/9.6, और अगर लेंथ छोटा है OSD या ISD से तो यहाँ पे हमारा जो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व हो जाएगा वो हो जाएगा 2S-9.6/n, और इसे भी आप एकदम जैसे मैंने ये बताया वैसे ही ला सकते हैं। तो ये बात हो गई, और यहाँ पे जो ये n की बात हो रही है ना, वो n है नेट ग्रेडियंट, जिसको हम निकालते हैं N1-N2 के फॉर्मूला से, ठीक है, N1-N2 के फॉर्मूला से। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो ये जो है वैली कर्व, वैली कर्व क्या होता है, वैली कर्व मतलब होता है कि कॉन्केविटी अपवर्ड, जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आप देखिए कॉन्केविटी अपवर्ड हो गई, ये अपवर्ड डायरेक्शन होगी, तो ये आपका वैली कर्व होगा, ठीक है। और इसको जो है हम दो क्राइटेरिया के लिए डिजाइन करते हैं, पहला है कंफर्ट क्राइटेरिया के लिए और दूसरा है हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए, ठीक है, या फिर साइड डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं। तो इन दो क्राइटेरिया के लिए हम इसे डिज़ाइन करते हैं, और इसे सैग कर्व भी कहते हैं। और IRC रिकमेंड करता है कि ये जो है स्क्वायर पर, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर पैराबोला यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग क्यूबिक पैराबोला ही प्रेफर करते हैं या फिर बनाते हैं। तो इसका अगर आपको निकालना है तो इसे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला तो मैंने बताया कंफर्ट क्राइटेरिया, दूसरा सेफ्टी क्राइटेरिया या फिर हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो सेफ्टी क्राइटेरिया में आपका क्या होगा, जो L का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2√NV³/c, 2√NV³/c, और यहाँ पे भी C का वैल्यू वही कांस्टेंट है जिसके बारे में मैंने इससे पहले बात किया था, और इसका भी वैल्यू उतना ही होगा 80/75 + v, यानी 80/75 + v। और यहाँ पे जो है v का जो वैल्यू है वो 0.6 मीटर/सेकंड क्यूब से कम या फिर इससे बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने बात कर ली इसके बारे में 2√NV³/c। और अब हम बात करते हैं दूसरे फार्मूला के बारे में, दूसरे क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे मतलब साइड डिस्टेंस के बारे में। तो साइड डिस्टेंस में यहाँ पे भी दो कंडीशन बन सकते हैं, पहला कि जो आपका लेंथ है वो बड़ा है SSD से, यानी लेंथ ऑफ जो वैली कर्व है वो बड़ा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या फिर हेडलाइट साइड डिस्टेंस से, या फिर L जो है छोटा है हेडलाइट साइड डिस्टेंस या फिर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से। तो सबसे पहले कंडीशन में हम अगर बात करें, अगर आपका L बड़ा है SSD से, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा NS²/1.5 + 0.035s, NS²/1.5 + 0.035s। और अगर आपका L छोटा है SSD या फिर HSD से, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे सेम जैसा मैंने आपको बताया 2S-1.5 + 0.035s/n। यहाँ पे S जो है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला वैल्यू है, और N जो है मैंने आपको बता दिया है नेट ग्रेडियंट है, बाकी सब तो आप देख ही रहे हैं। तो ये हो गई लेंथ ऑफ वैली कर्व की बात। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इन फार्मूलाज को आप याद कर लें क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सब आ रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं कि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो मेक श्योर करें कि आपको ये सारी चीज़ें जो है याद हों। उसके बाद अगर हम बात करें आई के कुछ फैक्ट्स की,
तो IRC के अकॉर्डिंग जो हम रोड्स बनाते हैं रूरल एरियाज़ में, वो हम 10 to 15 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं। और यानी बिटुमिनस जो रोड होता है वो 10 to 15 ईयर्स के लिए होता है, और जो कंक्रीट रोड होता है वो 30 ईयर्स के लिए यूज़ होता है। बहुत बार पूछ दिया जाता है कि इसका ड्यूरेबिलिटी कितना है या फिर इसका डिज़ाइन पीरियड क्या है, तो आप बता सकते हैं कि 10 to 15 ईयर्स। उसके बाद अगर हम बात करें अनइवननेस की, तो ये तो मैंने आपको कल ही बताया था, तो इसके पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है वो 3 × पोलर एंगल होता है। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। वैसे तो यहाँ पे कहीं इसके बारे में ये नहीं दिया गया है, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ऐड कर लें अपने शॉर्ट नोट्स में। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू 3 × पोलर एंगल। उसके बाद रिकमेंडेड शेप ऑफ कैम्बर ये हम जान चुके हैं। हाँ, एक चीज़ होता है ओवरटेकिंग जोन डिस्टेंस, ओवरटेकिंग जोन। तो बहुत से ऐसे रोड्स होते हैं जहाँ पे ओवरटेक करने के लिए जगह नहीं होती है, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका 2 लेन रोड है, ठीक है, 2 लेन रोड है और काफ़ी अच्छी ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी ट्रैफिक फ्लो है यहाँ पे। ट्रैफिक बहुत मतलब ऐसी है कि आपको आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप ओवरटेक करने जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएंगे। तो इस कंडीशन में, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो ओवरटेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो स्लो मूविंग व्हीकल आपको मिलेगी। तो इस रोड में कुछ डिस्टेंस पे आगे चल के आपको एक ओवरटेकिंग जोन डिस्टेंस आता है, जहाँ पे आपके लेन्स को थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पे आप ओवरटेक आसानी से कर सकते हैं। तो इस ओवरटेकिंग जोन डिस्टेंस का हम लेंथ कितना रखते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसका जो लेंथ है वो हम डिज़ायरेबल लेंथ है वो है 5 × OSD, यानी कि 5 OSD तक तो हमें रखना ही रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपके पास नहीं है उतना जगह और इसे आप घटाना चाहते हैं, तो आप इसे मिनिमम 3 OSD तक रखना है। मिनिमम 3 OSD कर सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं। जो मिनिमम वैल्यू है वो है 3 OSD, और जो डिज़ायरेबल वैल्यू है, मतलब जितना हमें देना ही चाहिए, मतलब डिज़र्व करता है, वो है 5 OSD। इसके बाद बात हम करते हैं कैम्बर की और क्राउन रेस्ट की, कि हमें अगर हम कैम्बर 1/n दे रहे हैं, तो हमारा जो क्राउन है, यानी कि अगर हम कैम्बर दे रहे हैं तो ये जो हमारा क्राउन है वो कितना रेज होगा, यानी इस डेटम से कितना उठ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है W/2n, यानी कि ये देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं ना कि 1/n है, ठीक है, 1/n है, तो ये कितने जगह पे गया है, W/2 डिस्टेंस कैरी किया है, तो W/2 पे कितना डिस्टेंस होगा, तो हम W/2 × 1/n मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेडियंट एंड कैम्बर की। तो ग्रेडियंट और कैम्बर में भी एक रिलेशनशिप होता है, जो कि G = 2C, यानी ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 2 × कैम्बर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले टॉपिक की अगर हम बात करें, अगले पॉइंट की, तो इन अ सैग कर्व मिनिमम स्टॉपेज डिस्टेंस is determined by assuming side distance of 0.75 मीटर एंड बीम tilted at 1 डिग्री एंगल। यहाँ पे बताया है कि अगर आपका सैग कर्व यानी वैली कर्व है, तो वहाँ पे जो मिनिमम स्टॉपेज डिस्टेंस हम निकालते हैं, मिनिमम स्टॉपेज डिस्टेंस, वो हम क्या निकालते हैं, वो साइड डिस्टेंस को हम लोग 0.75 मीटर मान के निकालते हैं, और जो बीम का टिल्टेड है, मतलब बीम का जो एंगल है, वो हम लोग 1 डिग्री एंगल मान के निकालते हैं। तो ऐसा भी, ये भी क्वेश्चन जो है आपका स्टेटमेंट बेस में आ सकता है, या फिर ऐसे मतलब डायरेक्टली पूछ सकता है। तो ये थी मतलब इस बारे में। इसके बाद IRC का कुछ रिकमेंडेशन है, ये एक टेबल है जो आपको मतलब आप ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, जो कि क्या है कि IRC के द्वारा रोड्स का जो है कितना विड्थ रखा गया है वो। तो नेशनल हाईवे का जो हम विड्थ रखते हैं, प्लेन के लिए हम लोग रखते हैं 12, हिली के लिए 8.80, और इसमें हम जो शोल्डर प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं 2.5। स्टेट हाईवे के लिए 12, 6.25, 2.5। मेजर डिस्ट्रिक्ट के लिए 9, 4.75, 2.62। अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए 9, 4.75, 1.87। और अगले विलेज रोड के लिए 7.5, 4 और 1.50, ठीक है। तो ये सारे जो है विड्थ हैं रोड्स के, जो हम प्रोवाइड करते हैं एज पर IRC। इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे 12-12, और मेजर डिस्ट्रिक्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट 9-9, और उसके बाद विलेज रोड का 7.5। और इसके अकॉर्डिंगली आप इसको भी याद रख सकते हैं कि हिली एरिया में, ये तो प्लेन एरिया की बात हो गई, हिली एरिया में 8.80, 6.25, 4.75, 4.75 और 4। और इसके अकॉर्डिंगली आप शोल्डर को याद कर लीजिएगा, 2.5, 2.5, 2.62, 1.87, 1.5, ठीक है। तो इसके ये था हम लोग का हाईवे इंजीनियरिंग। यहाँ तक हम लोग का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन था,
जिसे हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, जो कि हमने सिर्फ 2 दिनों में कंप्लीट कर लिया है। बहुत बड़ा पोर्शन है और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ना कि सिर्फ एसएससी जेईई में बल्कि हर एई जेईई एग्जाम्स में। तो बहुत अच्छी बात है कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिया और अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जो कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी अब बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। तो ये जो है मैं अगले मतलब आज में ही आज तो हमारा डे 2 है, डे 2 के अगले पार्ट में मैं इसे मतलब समझाऊँगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप इसे कंप्लीट करने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लें, जिससे कि आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो जाए और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझ में आ जाए। और अगर किसी भी तरह का आपको सजेशन या फिर एडवाइस देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। और ये था इस वीडियो में, और मेक श्योर करें कि आप चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप इस एसएससी जेईई के 90 डेज़ क्रैश कोर्स से जुड़ सकें और आपको वो सभी चीज़ें मिलें जो आपको ज़रूरी हैं अपने सिलेक्शन को लेने के लिए। और इसके साथ साथ टेक्निकल के साथ साथ मैं आपको नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का भी जो नोट्स हैं और जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप मेक श्योर करें कि आप उसे भी चेकआउट करें, जिससे कि आप टेक के साथ साथ नॉन टेक भी कंप्लीट कर सकें। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू।